नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। आज राष्ट्रहित की शुरुआत एक शेर से करेंगे और शेर में आपको समझ में आ जाएगा कि मुद्दा क्या है। शेर कुछ यूं है कि तुमने ये माजरा सुना है क्या, जो भी होना है हो चुका है क्या, दल बदल जाए घर बदल जाए, आदमी का कोई पता है क्या। ये इमरान शमशाद नरमी का शेर है पलटुओं के लिए। भारतीय राजनीति में विचार अब अचार की तरह मजा देने लगा है। कुछ खाते खाते बोर हो रहे हैं चाट से और फिर अचार चाट लेते हैं, जायका बदल जाता है, खाने का भी पूरा लुत्फ उसमें मिलने लगता है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के अचार का इस्तेमाल करें, वैरायटी होनी चाहिए उसमें। अगर दल बदलुओं के टॉपरों की लिस्ट कभी बनेगी तो बेशक नीतीश कुमार अव्वल रहेंगे, लेकिन गौर कीजिए तो नीतीश ने बीते 10 साल में 7 बार चौंकाया है। राजनीति में वो सफलता से पलटी मारने में माहिर है। आप चाहें तो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सत्ता में तो नीतीश ही आते हैं, भले समझ में ना आते हो। यह भी तय है कि नीतीश की बिहार में अच्छी छवि है और इसे वो भुनाने में कोई कोताही नहीं बरतते। साझेदार बीजेपी हो, आरजेडी हो, उनके विधायकों की तादाद भले ही जेडीयू से लगभग डबल हो, ड्राइविंग फोर्स नीतीश के पास ही रहती है। यह छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है किसी नेता की। इस उपलब्धि के लिए बहुत सारे नेता तरसते हैं। भले विचार तेल लेने गया हो, लेकिन 2005 में भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले नीतीश 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को वोट देते हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट घोषित होने पर नीतीश बीजेपी के साथ 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर देते हैं और एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। 2014 का आम चुनाव आरजेडी संग मिलकर वो लड़ते हैं, लेकिन भाजपा की लहर में उनकी करारी शिकस्त होती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन संग उतरने का फैसला लेते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। 17 में वो महागठबंधन के साथ थे, मगर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के रामनाथ कोविंद को वोट कर दिया। महीने भर बाद ही महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और अब आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ एक बार फिर सरकार बना ली उन्होंने। यूपी के राजनीति पर अगर नजर डालें तो इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ही नीतीश को टक्कर दे सकती है। मैं आज राष्ट्रहित के कार्यक्रम में आपको उन पलटुओं के बारे में बताने वाला हूं जिनका कोई जमीर नहीं है, जो कभी भी अपने स्वार्थ के हिसाब से पाला बदल लेते हैं और दूसरे खेमे में खड़े हो जाते हैं। मतदाता उनको क्यों वोट देता है, आप और हम उनको क्यों वोट देते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने सिर्फ यह रखता है कि वो कब क्या सोच रहे हैं और उनका कब कितना फायदा है। जेडीयू को टक्कर अगर कोई दे सकता है, यानी नीतीश कुमार को अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो वो है मायावती। बसपा का सपा, कांग्रेस और भाजपा, इन तीनों से कभी ना कभी गठबंधन रहा। और अगर आप मायावती के ट्विटर टाइमलाइन आज की तारीख में देखेंगे तो वो तीनों के खिलाफ बोलती हुई आपको नजर आएगी। जाहिर है विचार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। विचार का कोई बखत रही नहीं है आज के दौर में और मौका परस्ती दस्तूर बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पलटी मारने में माहिर नीतीश की अंतरात्मा शब्द पर जरा जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अंतरात्मा ही जागती है जब पाला बदला जाता है। तो उनकी अंतरात्मा हर बार लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों जाग उठती है, और क्या गारंटी है कि एक बार फिर से वो ना पलटे और अपने पुराने पार्टनर के पास ना लौट जाएं। कुछ राजनीतिक पंडितों का तो यह भी मानना है कि इधर बीच में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरे जो प्रमुख क्षेत्रीय विपक्षी दल हैं, उनकी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने की वजह से यह सब चीजें बदल रही हैं। 2024 में संभावना एकजुट विपक्ष की है और इसकी वजह से ऐसे में नीतीश का पलटी मारना कई आशंकाओं को भी जन्म देता है। क्या नीतीश ने विपक्षी एकता को भटकाने के लिए पैंतरा बदला? यह सिर्फ सवाल है। और भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का जो मुहावरा है बहुत पुराना है। मैं ग्राफिक्स भी चाहूंगा कि चलाए जाएं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि कितने सारे नेताओं की फेहरिस्त है आज राष्ट्रहित में जो पाला बदल लेते हैं और पाला बदलने के बाद उनका कोई विचारधारा नहीं रहती। आप इसको विंडो में कर दीजिए और आप दिखाते रहिए एक साथ कि क्या हालत है इस देश की राजनीति की। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो आया राम और गया राम का सिलसिला शुरू हुआ, यह 67 से शुरू हुआ, 1967 से।
तब हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर से विधायक थे गयालाल। गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली और इन्हीं के नाम पर आया राम गया राम चलने लगा। विधायक गयालाल सुबह नींद से जागे तो कांग्रेसी थे, अचानक जनता पार्टी में चले गए, 9 घंटे बाद उसी दिन कांग्रेस में भी लौट आए। और इसी तरह मध्य प्रदेश के दमोह में भी ऐसा ही एक मामला हुआ। जिले के पथरिया से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और उन्होंने किस्मत आजमाने के लिए अपने एक मैदान में उतरे बसपा पार्षद, और सुंदरलाल विश्वकर्मा उनका नाम था। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बसपा पार्षद विश्वकर्मा कांग्रेस और कमलनाथ के जयकारे लगाने लगे। शाम होते होते वो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 80 के दशक के बाद ये चलन आम होता गया। और गौर ये कीजिए आप कि सत्ता का लोभ हमारे राजनेताओं से कोई भी बलिदान ले सकता है। विचार या राजनीति कोई मायने नहीं रखती। विशेष तौर पर चुनाव इसके लिए मुफीद मौसम होते हैं और बिहार में यही हो रहा है। और हमारे राजनेता मौसम वैज्ञानिक हैं। चुनाव से पहले जीत की लहर को समझने वाले नेता हमेशा से फायदे में रहे। आम धारणा है कि दल बदल करने वाले ऐसे नेताओं का विनिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है। अब उदाहरण लीजिए आप, स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के एक दारा सिंह चौहान है, इनका नाम ले सकते हैं आप। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें उनका नाम भी है। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, जीते और फिर मंत्री बन गए। लेकिन 2022 में उन्होंने जो पाला बदला वो उनके लिए महंगा पड़ा। यूपी में 2007 में पाला बदलकर बसपा ज्वाइन करने वाले जो सारे दल बदलू थे वो जीत गए थे, जबकि 2012 में पाला बदलने वाले सपा ज्वाइन करने वाले 68% दल बदलुओं को जीत मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं राष्ट्र हित में कि ये जो दल बदलू हैं, इनका कोई जमीर होता है क्या? और क्या इनकी कोई जिम्मेदारी अपने मतदाताओं के लिए नहीं होती जो इनको वोट देकर जिताते हैं? मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप भी फोन कॉल करके जरूर बताइए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप क्या सोचकर वोट देते हैं। आप ये जरूर बताइए कि जब आप जिसको वोट देते हैं वो पाला बदलकर दूसरे खेमे में चला जाता है तो आप क्या सोचते हैं। और हम जो हमारे साथ पैनल जुड़ेगा उससे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम नेताओं के लिए क्या अपना ही हित सब कुछ है। क्या इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि राजनीति में विचारधारा नाम की चीज भी होती है, जमीर नाम की चीज भी होती है? ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, जो मैं ग्राफिक्स आपको दिखा रहा हूं इसमें हर तरह से तमाम जो अलग अलग लोग हैं वो हैं। हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कांग्रेस से शुदा मिश्रा भी जुड़ेंगे। हमारे साथ दिलीप अग्नोत्री राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर हैं हमारे, वो भी जुड़ेंगे। और हमारे साथ सुमैया राणा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ेंगे। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दल बदलुओं के ऊपर जनता क्या कोई एक्शन ले सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो सवाल जो है वो मेरा पहले कंचन जी आपसे ही है, ये जो दल बदल लेते हैं एक झटके में, इनके लिए कोई विचारधारा, इनका जमीर मैटर नहीं करता है क्या? आप गुजरात में तो आप देख ही रहे हैं, गुजरात में भी दल बदले जा रहे हैं, बिहार में तो पूरी सत्ता बदल ली, महाराष्ट्र में तो एक आदमी ने ऐसे सत्ता बदली कि पता ही नहीं चला, हाथ मलते रह गए जो चीफ मिनिस्टर थे। और ये चुनाव से पहले बहुत जरा शुरू हो जाता है। बीजेपी ने इसको और ज्यादा हवा दे दी। आप इसको किस तरह से देख रही है? नेताओं के ऊपर तो भरोसा उठ जाएगा, धीरे धीरे उठ तो गया ही है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी उठ जाएगा। जी कंचन जी शिव जी, देखिए बात ये है ना कि जिस प्रकार से आप इन सारी बातों को रख रहे हैं, मैं बिहार की पूरे हालातों को देखूं तो अगर मैं हमारे नीतीश जी के बारे में बात करूं तो इनका तो पूरा इतिहास ही आपने भी बताया और हर एक आदमी जानता है, प्रदेश का हो या फिर राष्ट्र का, कि उनका पूरा इतिहास ही दल बदल के नाम से जाना जाता है। बाकी मैं आपको एक बात कहूं कि जो लोग जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत से बनते हैं, उनके कम से कम एहसान और उनकी चीजों को और उनके त्याग को नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि नीतीश जी ने किया। मैं इनके बारे में क्या ही बात करूं। शिवम, आप जानते हैं कि उन्होंने अपने नेताओं को ही नहीं छोड़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या छोड़ेंगे? उनको जहां फायदा दिख रहा है या फिर आगे का भविष्य और इतिहास जहां दिख रहा है, उनको लग रहा है कि वही जाना चाहिए और उनको कोई ना कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई पद्धति दिख रही होगी, इसलिए वो इस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं कि उन पर विश्वास करना बहुत ही नामुमकिन जैसा होने के बाद भी बीजेपी ने उन पर विश्वास किया। हमने उन पर हमेशा विश्वास जताया, हमने उन पर हमेशा
हमेशा विश्वास किया वो ही दल बदलू निकल गए या फिर वो हमेशा विश्वासघाती साबित हो जाते हैं। इसमें किसी भी पार्टी की मैं बात करूं तो किसी की भी गलती नहीं होती, हमारी भी गलती नहीं है। वही लोग हैं जिनके लिए आप कभी हमारे साथ धरने पर बैठते थे, कभी आप जिनको नाम ही जिन्होंने नीतीश जी के नाम से ही लालू जी को कहा जाता था जंगल राज, उन्हीं ने उनको वो नाम दिया। इसके बाद आप खुद उन्हीं के साथ साथ शामिल हो रहे हैं। तो जनता पर इन सारी चीजों को जान रही है और बताएगी इनको। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उनको ये बात पता चलेगा कि जिनको जंगल राज आप कहते थे, आप जंगल राज के साथ ही हो गए हैं, तो जनता किस प्रकार से आपको जवाब देगी। लेकिन खैर मैं यही कहूंगी कि देखिए शिवम शरद यादव जी को उनके साथ में उन्होंने कितना कार्य किया, कितना त्याग किया उनके साथ में। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया। तो जब वो अपनों के नहीं हुए तो फिर पार्टी के क्या होंगे? तो इसमें तो बीजेपी भी बड़ी माहिर है ना। देखिए कंचन जी, इसमें ये तो जस का तस है, ये तो अचार की तरह कर दिया है आजकल आपने कि जब खाने के साथ हो तो चाट लिया हल्का सा अचार, स्वाद बदल गया। सुमैया जी आप ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आजकल आपके साथ हैं, थोड़े दिनों तक पहले किसी और के साथ थे, अभी हाल फिलहाल में उसकी वजह से बीजेपी ने आपको घेरने की भी कोशिश की। ये दल बदलियों से कभी छुटकारा मिलेगा क्या इस राजनीति को? और धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया है और सबसे ज्यादा फायदे में यही रहते हैं जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ नारे ही लगाते रहते हैं और फायदा उठाकर ये चले जाते हैं, मंत्री ये बन जाते हैं, संतरी ये बन जाते हैं। ये तो हर पार्टी का राग हो गया है ये। जी सुमैया जी। देखिए क्योंकि संविधान ने इस चीज का अधिकार दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे टीका टिप्पणी हो, लेकिन मैं ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एक नारा सत्य हुआ कि फिर से एक बार है, बिहार में बहार है। बहरहाल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से खैर मकदम। अब रही बात दल बदलुओं की, देखिए ये तो इतिहास रहा है, कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि बीजेपी से नाता तोड़ लिया गया और उसके बाद सरकार बीजेपी ने तो इससे पहले भी धोखा खाया था, मायावती जी से भी खाया था। लेकिन अब समझने वाली बात ये जरूर है कि जनता जिनको अपने मताधिकार से या जनादेश से चुन करके भेजती है और अगर फिर उसके बाद रातों रात नेता अपना पाला बदल लेते हैं, इसमें जरूर आहत होते होंगे। लेकिन उसके पीछे अगर वजह भी जनता को समझ में आने लगे तो मुझे लगता है कि वो तकलीफ कम होगी। हो सकता है कहीं कहीं पे ये नाजायज हो, लेकिन कहीं कहीं पे ये जायज भी होगा। और देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, सियासत में आप सबको एक साथ तो खुश नहीं रख सकते। अगर कुछ लोग नाराज हो रहे होंगे, कुछ लोग आहत हो रहे होंगे, तो कुछ लोगों की ये खुशी का भी सबब होगा। नहीं जाहिर सी बात है। लेकिन सुमैया जी ये दिक्कत ये है ना कि ये जो नेता हैं ये दुख नहीं झेलना चाहते। ये जो दल उन्हीं नेताओं की तो मैं बात कर रहा हूं। सत्ता में रहेंगे तो आप सुखी हैं ही, लेकिन जब आप सत्ता से नहीं है तो थोड़े दिन दुख भी झेल लीजिए, बिना सत्ता के भी रह लीजिए। हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री और शबी हैदर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर है वो भी जुड़ गए हैं। शबी जी आपका स्वागत है डिबेट में। दिलीप जी पहले आपसे प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम शबी जी के पास जाएंगे। मैं ये आपसे समझना चाह रहा था, ये मैं मोरलिटी की बात नहीं करता, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं कि राजनीति में एक मतदाता की हैसियत से अगर हम देखें, ये कितना मुश्किल है कि एक नेता को हमने वोट किया और पता चला कि वो किसी दूसरे खेमे से जुड़ के मंत्री बन गया और हमें फिर भी उसी के नारे लगाने पड़ रहे हैं। हम जिसके खिलाफ झंडा ताने हुए खड़े थे उसी के लिए हमको नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये इस परिस्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो बड़ी बारीक निगाह रखी है इन तमाम चीजों पे। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये मानता हूं कि नीतीश जी को किसी गठबंधन में शामिल होने का, जाने का, रहने का पूरा अधिकार है जी। वो जनता ने, जैसा आप भी कह रहे हैं कि उनको जनादेश जो मिला था वो भाजपा और जेडीयू गठबंधन को मिला था और इस कारण वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे। अब उनको कहीं जाना भी था तो एक उनको ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने जो जनादेश मिला था उस जनादेश का उन्होंने अवमानना की है, उसका उल्लंघन किया है, उसका विरुद्ध उसका काम किया है। तो इसलिए उनको इस जनादेश का वो सम्मान नहीं कर सके हैं, इसलिए वो उधर गए हैं। ये छोड़ सकते थे, अगर इनके मन में नैतिकता का बल होता तो ये कहते कि हमको ये जनादेश ये मिला था भाजपा के साथ और सरकार चला रही थे
और उसके बाद वो उस पार्टी में गए जिसके लिए जंगल राज का शब्द उन्होंने कहा था। एक बात, दूसरी बात, उनको ये बताना चाहिए था कि पिछली बार जो उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, गठबंधन किया था, अब कुछ ही महीने में उन्हें गठबंधन ये क्यों छोड़ना पड़ा, ये कारण भी बताने पड़ेंगे। तो उस समय दिखाई पड़ा था कि तमाम भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप, जिसमें आरजेडी परिवार का पूरा परिवार पे आरोप लगे थे, उनके कारण ये इतना नीतीश कुमार जी इतना दबाव महसूस कर रहे थे कि उन्होंने वो गठबंधन छोड़ के कुछ महीने विचलित होकर फिर भाजपा में आ गए थे। तो इस तरह बार बार जनादेश का उल्लंघन करना, ये प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है, संविधान की भावना के विरुद्ध है। उनका अधिकार अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने ये जो किया है, सत्ता तो मिली है, लेकिन मैं एक शब्द में कहूंगा, जो विधानसभा का विश्वास मत भी प्राप्त कर लेंगे, बहुमत उधर है, लेकिन एक नेता के रूप में वो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को समाप्त किया है। और किसी भी राजनीतिक नेता के लिए अगर सत्ता में बने रहना सब कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, वो नैतिकता या समाज के विषय में, संविधान के विषय में, सुधा जी भी हमारे जी सुधा जी भी हमारे साथ आगे। सुधा जी, आपका स्वागत है। उससे पहले मैं शबी जी के पास जाऊंगा, उसके बाद सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। शबी जी, 2 प्रश्न है मेरे आपसे। पहला प्रश्न तो अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। मेरी भी अंतरात्मा बड़ी कचोटती है जब मैं इस तरह से बात करता हूं या सवाल उठाता हूं। और दूसरा प्रश्न यह है कि आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था और खबर भी हमने चलाई कि सरकार ने राकेश सचान के मामले के बाद उनका एक तो पद बना रहेगा, और दूसरा ये एक फैसला हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर है, कि जो गंभीर मामले हैं उनको तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो बाकी केस चल रहे हैं, जैसे गिट्टी चोरी, तार चोरी टाइप केस जो हैं, इन केसों को वापस ले लेगी सरकार, इस तरह के हल्के फुल्के केसों को। ये एक मामला आया है, ये खबर चली है। तो मैं आपसे इन्हीं दोनों पे प्रश्न है मेरा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, कि जितने ये चोर टाइप के लोग जो हैं, ये मैं जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कन्विक्टेड भी हो जाते हैं, फिर भी ये अपना बने रहते हैं, इनका रौला चलता रहता है, और फिर इन्हीं की अंतरात्मा भी जागती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी अंतरात्मा जागती रहती है हर चुनाव के बाद। मैं जानना चाह रहा था कि अंतरात्मा है क्या? ये पॉलिटिकल डिक्शनरी में इसकी इतनी महत्ता हो गई है कि निष्ठा जमीन में चली गई है। निष्ठा की पूछने वाला नहीं है कि किसी आप विचारधारा के प्रति आपकी निष्ठा हो, पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा हो, जनता के प्रति आपकी निष्ठा हो, इनकी अपनी अंतरात्मा सब कुछ है। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए शिवम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए कि साहब नेता जो है वो लड़ता चुनाव किसी और चिन्ह के ऊपर है, जाता किसी और के साथ है, पार्टी किसी और के साथ करता है। निश्चित तौर के ऊपर भारतीय लोकतंत्र में ये इस वक्त ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये आम घटनाएं हो गई हैं। अब इस पे कोई बहुत ज्यादा क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होता। बदलाव है, बदलाव में बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो उसमें भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। शिवम, पहले अगर रेल मिनिस्टर होते थे और कोई एक्सीडेंट हो जाता था, 10, 20, 25, 50 लोगों की मौतें होती थी, पर रेल मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा दे देते थे मंत्रालय से। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। लेकिन अब बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। आप मुझे बताइए, नैतिकता के आधार पर किसी मंत्री ने आज तक इस्तीफा दिया हो? नैतिकता के आधार के ऊपर किसी ने स्वयं को जो है वो सजा दी हो? अरे शबी जी, नैतिकता छोड़िए, राष्ट्रहित के नाम पे दे देते। ये तो राष्ट्र की बात तो है ना, राष्ट्रहित के नाम पे भी नहीं देते ये लोग। तो नैतिकता तो खैर तेल लेने चली गई, जैसा मैंने शुरू में कहा। जी बिल्कुल। तो ये बदलाव की राजनीति है, ये बदलाव हो रहा है, और इसमें जो बदलाव सबसे बड़ा आया है वो स्वार्थ के तौर के ऊपर आया है। कोई भी व्यक्ति वो लंबे समय तक राजनीति में जमे रहना चाहता है, और जो मुद्दे होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, तेवर और कलेवर होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और समय समय पर उन सारी चीजों को बदला जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति जिसकी आस्था सिर्फ अपने दल से हो, अपने, क्योंकि हमने कल्याण सिंह को भी बदलते हुए देखा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उन्होंने अपना दल बनाया और बहुत सारी चीजें हुई। तो जब कल्याण सिंह बदल सकते हैं तो फिर कोई और बदल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इनकी जो पॉलिटिकल कैरियर वो समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ था। ये अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, फिर ये बहन जी के संपर्क में आए, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, और अंतोगत्वा ये फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। तो इस युग में, राजनीति के इस युग में,
इस सेगमेंट में इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि अब उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। मतलब नहीं है, बिल्कुल ये रहती है बिल्कुल कि वो अपने अपने पदों पर अपनी पॉलिटिक्स जो उनकी चलती है वो चलती रहे, और इसलिए वो समय समय पर इस तरीके के निर्णय लेते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए आगे जमीन तैयार करते हैं। सुधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की हैं। सुधा जी, सबसे ज्यादा खामियाजा तो आपने ही दल इसका भुगता है, इसमें आधे नाम तो यही हैं। आपके पास आएंगे, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हैं शायद। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं? आपका स्वागत है के न्यूज पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, अंतरात्मा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये अंतरात्मा नहीं है, इसे हरियाणा की भाषा में अगर कहा जाए तो ये उधार का सिंदूर है। उधार का सिंदूर जो तेजस्वी यादव ने मांग भरी है और नीतीश कुमार के साथ जोड़ा बनाया है, इसके लिए एक हरियाणा में और कहावत है जी। वो ये कहते हैं कि तेरी माँ ने कसम किया, बोले बहुत बुरा किया, बोले आगे सुन, बोले क्या, बोले करके छोड़ दिया, बोले ये उससे ज्यादा बुरा किया। तो ये इन नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है। और मैं सुमैया राणा जी को सुन रहा था सुमैया राणा जी को सुन रहा था। सुमैया राणा जी के पिता श्री पूजनीय मुनव्वर राणा जी ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी के लिए पूरा राष्ट्र जानता है। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा अगर मोदी प्रधानमंत्री बना तो। नहीं, वो आज विषय नहीं है सर, वो आज विषय नहीं है, हम उस पर किसी और दिन डिबेट रखेंगे। ये बात ठीक है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनके उधार का सिंदूर टाइप की चीजें हैं, कोई जमीर मैटर नहीं करता इनके लिए। सुधा जी, अब आपके पास आएंगे, बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। ये बताइए सुधा जी कि सबसे ज्यादा खामियाजा तो आप ही ने भुगता है और आप इसको बंद भी नहीं कर पाए। मैं जो लिस्ट मैंने बनाई है करीब 17-18 ऐसे दलबदलुओं की, उसमें आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के हैं, और अब भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। मेरे पास दूसरी डिबेट पे भी जाना है, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा सर। शिवम जी, आपने कहा कि आप रोक क्यों नहीं पाए, जब बातें यहाँ पे इतनी हो रही है अंतर्यात आत्मा, नैतिकता, राष्ट्रहित, जब राजनीति में अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने राजनीति के पूरे मायने ही बदल दिए हैं, जहां पे आत्मा, अंतरात्मा, इन तरह के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा उधार का सिंदूर। अब देखिए कि राजनीति में ऐसे शब्दों, ऐसे मानकों का प्रयोग होने लगा है जिनका कभी उस तरह से प्रयोग होता भी नहीं था। हम अग्निहोत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस मुद्दे को लेके बात तब स्टार्ट हुई कि लोग दल बदल देते हैं, दल बदल क्यों देते हैं। आपने जब उन्होंने बताया कि नीतीश जी पहले यहाँ थे, फिर वहां थे, फिर उनको बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, प्रेशर महसूस हुआ और वो भाजपा में चले गए और फिर से वो उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि ऐसा क्या है भाजपा के पास कि जब तक लोग वहां पे होते हैं उनमें कोई खामियां किसी को दिखती ही नहीं है। ऐसा कौन सा वहां पे जादू है कि जब आप कह रहे हैं कि अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि जब तक उनपे प्रेशर था वो वहां पे चले गए, तो ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेशर ही खत्म होता है और जैसे ही वहां से हटते हैं वो प्रेशर फिर से शुरू हो जाता है। तो आप शिवम जी ये देख सकते हो कि राजनीति में जो सतहीपन लाया गया है जानबूझ के, सिर्फ और सिर्फ इस जनता, इस देश, इस पूरे राष्ट्र के एकता को समाप्त करने की जो राजनीति में नई रीत लाई गई है, वो रीत के पोषक और उसके प्रचारक आपके भाजपा के लोग हैं। और वही लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि तुम अगर कोई खराब काम करते हो करो, लेकिन जैसे ही हमारे खेमे में शामिल होगे तुम्हारे अंदर सारे शुद्धिकरण हम कर देंगे और कोई प्रेशर नहीं होगा। तो जब राजनीति में आपने इस तरह का मतलब अब ये नहीं है कि जो भाजपा में होगा वो गलत काम नहीं कर रहा है या गलत काम नहीं हो रहा है। गलत व्यवस्था में कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसा वो वजह क्या है कि राजनीति में लोग अब देश, राष्ट्र, एक प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अनाज कम है तो एक वक्त का लोग खाना नहीं खाएंगे। एक बार उन्होंने कहा पूरा देश उनके साथ था, वो पार्टी विशेष के नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान किया था और सब लोगों ने उस बात को माना था। चलिए, तो जो राजनीति पहले उच्चतम, बिल्कुल सुधा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित के नाम पर अंतरात्मा की आवाज सुनकर राष्ट्र को बचाने के लिए दल बदलते हैं, उनके लिए मैं एक तस्वीर भी लेके आया हूं, और एक नहीं 2 तस्वीरें लेके आया हूं 2 अलग अलग जिलों से। और डिबेट जो दूसरी हमारी है उसी पर है, आप लोग बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद मैं वो हकीकत दिखाऊंगा जो आपकी आंखों में तो आंसू ला ही देगी। ये जो दल बदलते हैं ना, इनको भी आईना दिखाने का काम करेगी, क्योंकि इनके आगे आईना लेकर कोई इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि ये दबंग भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, तुरंत लौटते हैं।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन। दूसरी डिबेट में आपका स्वागत है। बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम मर चुका है। एक शेर है अदम गोंडवी का कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बरविए है, नवाबी है। नवाबी है हर जगह लोग नवाब बने हुए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और आप ये अंदाजा लगाइए कि ये हालत है आज। लगातार इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें हम दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कभी भी गंभीरता नहीं बरती जाती। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज जो कॉमन है वो ये कि दोनों में ही व्यवस्था मरी हुई है। व्यवस्था को आम आदमी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो तस्वीर है उसमें एक पिता अपने बेटे के शव को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलता है क्योंकि अस्पताल वाले उसको एम्बुलेंस मुहैया कराने से इनकार कर देते हैं। 25 किलोमीटर तक यह शख्स, जो आप थोड़ा मैंने धुंधला कर दिया है, 25 किलोमीटर तक यह शख्स पैदल चलता रहा और अस्पताल प्रशासन ने इसको एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कितना पेट्रोल लग जाता और कितनी कागजी कार्रवाई होनी थी? यह तो तय था ना कि उसका बेटा मर गया था। यह तो तय था कि उसको 25 किलोमीटर दूर जाना था और यह भी तय था कि सरकार के पास इस तरह की योजना है कि वो गरीब गुर्गों के लिए कम से कम एम्बुलेंस मुहैया कराती है। योगी जी ने वो योजना बनाई है, फिर ये क्यों नहीं मुहैया कराई गई? क्यों अस्पताल प्रशासन सोया रहा और क्यों उस ओर ध्यान नहीं दिया गया? एक और तस्वीर जो आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, आजमगढ़ की यह तस्वीर है। यहां पर भी जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, यह भी इतनी ज्यादा दर्दनाक है, हैरान करने वाली है कि यहां पर भी अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती। यहां पर भी ठेले पे ले जाया गया। आप देख रहे होंगे रात का अंधेरा है
और यहां पे ठेले पे इसको लेके जाया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इन दोनों में जो एक समानता है वो ये कि लापरवाही की हद पार हो गई। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है इस ओर। और क्यों ध्यान नहीं दे रहा है यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल भी है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके पास जाएं और ये दोनों तस्वीरें जो अलग अलग जिलों से आई हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इतनी योजनाएं मौजूद हैं, रोज नई योजना आ रही है, तो फिर क्यों 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 इस दिशा में सोचा नहीं जाता? क्या मर चुके हैं सब लोग? क्या आंखों में शर्म का पानी खत्म हो गया है? क्या इस आम आदमी के लिए कोई मानवता, कोई आत्मीयता बची नहीं है? और क्या गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं? आप पर्चा लेकर इधर से उधर घूमते रहिए अस्पतालों में, अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो जाती है अस्पताल में, और आपको यहां से वहां टहलाया जाएगा, यहां वहां, और कोई तमीज से बात भी नहीं करेगा। यही इन दो तस्वीरों में दिख भी रहा है। आजमगढ़ और प्रयागराज की तस्वीरें हैं। हमारे साथ इन तस्वीरों को लेकर जिन्होंने कवर किया वो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, और उनसे पूछेंगे दरअसल हकीकत क्या थी और क्यों इस तरह की अमानवीयता बरती गई। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र हित में हम इस तरह के मुद्दे उठाएं, इस तरह की हकीकत दिखाएं कि कम से कम सरकार में बैठे लोग ये समझ पाएं कि जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने लापरवाह हैं, उदासीन है। मैं ये नहीं कहता उनके पास जिम्मेदारियां नहीं है, उनके तनाव नहीं है दिमाग में, लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी के घर में किसी की देहांत हो जाता है, कोई नहीं रहता है, तो कम से कम उसके प्रति एक जो मानवीय पहलू है वो भी दिखाया जाए। जब इतनी सारी एम्बुलेंसों के प्रचार और इतनी सारी एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं इस काम के लिए, तो स्वास्थ्य महकमे में इस तरह की हीलाहवाली क्यों की जा रही है? हमारे साथ जो मेहमान हैं आप उनको भी टीवी स्क्रीन पर लाइए, और जो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को, दोनों रिपोर्ट को कवर किया, उनको भी लाइए। मैं कोशिश करूंगा उनसे समझने की कि दरअसल हुआ क्या था। दिनेश जी हमारे साथ हैं, और बाकी मेहमानों सपा और भाजपा के, उनको भी आप स्क्रीन पर लाइए। मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं कि इस बारे में वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो तय है ना कि इन तस्वीरों को देख के कि व्यवस्था बेकार है। ये तो तय है कि एम्बुलेंस सिस्टम जो शुरू किया गया गरीबों के लिए वो ठीक से कुछ जगहों पर काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके फायदे नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग उससे लाभ नहीं उठा रहे, लेकिन उठा रहे हैं। और लेकिन उसी बीच इस तरह की तस्वीरें भी आती हैं। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं, दिनेश जी भी हैं, कंचन जी भी हैं। दिनेश जी पहले तो बहुत संक्षेप में आप बता दीजिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दूं कि इससे पहले प्रयागराज में, एक हफ्ते पहले ही प्रयागराज में ऐसी ही घटना घटी थी। उसके बाद विभागीय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था इस पे सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई का तो पता नहीं अभी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही आजमगढ़ की यह घटना दिल दहलाने वाली घटना है। स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चा में है, दूसरे कार्यकाल के, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल से लगातार चर्चे में। एक तरफ जहां तबादले को लेकर घमासान मंत्री और अधिकारी के बीच चलता है, वो दिल्ली दरबार तक मामला जाता है। मामला सुलटा नहीं, और स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार सरकार दावे के साथ कर रही है कि ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। CHC हो, PSC हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब पे लगातार कार्रवाई हो रही है और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। लेकिन ये दोनों घटनाएं, प्रयागराज और आजमगढ़, ये तो दोनों मीडिया की नज़र में आ गई, मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। लेकिन पता नहीं इतनी ऐसी कितनी घटनाएं रोज घट रही हैं इन डॉक्टरों की वजह से, डॉक्टरों की लापरवाही, नर्सों की लापरवाही और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से। सरकार को इस पे चेतना चाहिए। लगातार ब्रजेश पाठक जो विभागीय मंत्री हैं वो दावे तो कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार सुधर रही है। कोविड भी इसी में आ रहा है, चिकनगुनिया भी आ रहा है, मंकी पॉक्स भी आ रहा है। ऐसे में जब एक्सीडेंटल केस में सरकार के द्वारा वाहन नहीं मिल पा रहा है, सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं मरीजों को और उनके गार्जियंस को, तो आगे इन बीमारियों से लड़ने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, इसकी विभागीय मंत्री को आकर सामने। आप तो सरकार की प्रवक्ता हैं, आप बताइए, आप सरकार क्या, आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसकी सरकार है। ये भी तस्वीरें, हम अभी दल बदल की बात कर रहे थे, इसीलिए तो ये भी एक हकीकत है इस प्रदेश की। इस पे आप बताइए क्या कहेंगे आप?
शुभम जी, ये जो मैंने अभी देखा, बहुत ही आहत करने वाला और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे चीजों का पक्षधर नहीं होती है जो कि जनता के हित में ना हो, जो कि जनता के विरुद्ध जाता हो। क्योंकि हम लोगों ने जनता के आशीर्वाद से ही राष्ट्र में और अपने उत्तर प्रदेश में अपनी चीजों को कायम किया है। अपने सेवा के बदौलत ही हम उत्तर प्रदेश में हैं और देश में भी हैं। इसलिए जो घटनाएं आ रही है बिल्कुल ही गलत है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर संज्ञान लिया जा रहा होगा। क्योंकि जब भी चीजें सामने आती है तो उनका संज्ञान लिया जाता है। जब तक चीजें सामने नहीं आ रही होती, ये किसकी फॉल्ट है, किसकी गलती है, ये किस प्रकार से प्रशासन या फिर मैं कहूँ कि इस पूरी की पूरी गलती जो अस्पताल का स्टाफ है उस पर जा रही है और किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई है, ये जांच के तहत आती है। लेकिन हाँ, ये एक मानवता के तहत भी चीजें हैं, ये बिल्कुल ही नहीं होनी। सुमैया जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा इस पे। आप विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जब आम आदमी के साथ इस तरह की चीजें हो रही हो तो वो आवाज उठाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, लॉकडाउन के समय में इससे ज्यादा भयानक तस्वीरें देखने को मिली थी। सब साक्ष्य हैं उसके, देश और प्रदेश की जनता। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी से पूछना चाहूंगी कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की और जो मौजूदा 2 बार की सरकार में कौन सा नया अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया हो, बल्कि समाजवादी कार्यकाल में बने हुए अस्पतालों के फीते काट के अपनी पीठ थपथपाई है। उसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट को आप नहीं झुटला सकती हैं। उनके मुताबिक देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके सूचकांक में उत्तर प्रदेश लास्ट में आता है। तो अब हम किस तरीके से बात माने? एम्बुलेंस सेवा हमने शुरू की, हमारी अस्पतालों का फीता काटा गया, लॉकडाउन के समय में एड़ियां फट गई, पैर फट गए, लोग पैदल चल करके आए। मैं बता दूं, आप फिर उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। उसके अलावा अस्पतालों में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर तक की मारामारी है। कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताइएगा आप, मैं भी तो जानना चाहूंगी। जिस तरीके से जो भयावह मंजर देखा है पूरे देश और उत्तर प्रदेश ने, वो कोई भूल नहीं सकता सालों साल। दिलीप जी, आप राजनीति पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। हम दल बदल की बात कर रहे थे, उसमें तो ये नेता माहिर हैं, लेकिन जब ये नेता सत्ता में आ जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी भी इस पूरे विधा के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। और जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन 2 तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी डिपार्टमेंट की शिकायत कर रही हैं एक तरीके से। इन दोनों ही पहलुओं पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। हालांकि ये सफाई है, अपने तरीके से लोग इसको डिफेंड करेंगे, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो जिम्मेदारी है एक सोसाइटी के प्रति, वो पूरी नहीं हो रही? ये तो मानवीय पहलू है, इसमें व्यवस्था की इतनी शिकायत भी नहीं है। ये तो मानवीयता नहीं है लोगों के भीतर, या फिर डर नहीं है? शिवम जी, आपके चैनल ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इतने जो संवेदनहीन लगने वाले ये विषय हैं, जिसके लिए हमको संवेदनशील होना चाहिए था, हमको या व्यवस्था को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, वो दिखाई नहीं दिया है। इस विषय पे आपने चर्चा लाके एक समाज के हित में अपने दायित्व का निर्वाह किया है और इससे सरकार को, जो भी सत्ता पक्ष में है, वो उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। ऐसा नहीं कि एकदम से सारी व्यवस्था गड़बड़ होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर जिम्मेदारी तय हो अधिकारियों की और साथ में नेताओं की भी, मंत्रियों की भी, और उस जिम्मेदारी के लिए अगर जहां पे वो दोषी है, जहां पे गलत है, कुछ ऐसा नहीं होना कि कोई किसी पार्टी में जाके शुद्ध हो जाता है, उसमें दूध है। ये सबके अपने अपने चरित्र होते हैं और अपनी अपनी छवि होती है, वो कहीं आने जाने से बिगड़ती नहीं, वो कायम रहती है। तो इस छवि को पहचानना और जो गलत काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपने जो तस्वीरें दिखाई, जिन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई या ऐसी पहले भी घटनाएं हुई हो, उन सबको जो दोषी हैं उनको ऐसी सबक मिलना चाहिए शासन के नियमों के अनुसार कि जिससे आगे आने वाले जो अन्य अधिकारी हैं उन सबके बीच में एक मैसेज जाए कि अगर वो गरीबों की, जनता की, आम जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार नहीं करेंगे, अगर वो मानवीय रुख नहीं दिखाएंगे, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई से बच जाने की जो बात है, इसी का गलत संदेश जाता है।
और जो अधिकारी हो बेपरवाह हो जाते हैं। ये जनता की सेवा के लिए अधिकारी हैं, चाहे चिकित्सक हो सरकारी या कोई भी, तो इन सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। अगर वो नहीं करना है तो ये कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कि उनको इस तरह की जवाबदेही तय करके और कार्रवाई करे। हमारे साथ दो दर्शक भी जुड़े हुए हैं। अब मैं शबी जी आपके पास आऊंगा, दर्शकों के मैं कॉल्स ले लूं। उमेश है हमारे साथ मेरठ से, अगर है, और गिरीश हमारे साथ कानपुर से है। उमेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ उमेश जी आपका स्वागत है के न्यूज पे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, राष्ट्र हित में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सिस्टम है वो, मैं ये कहना चाह रहा था उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नियम से नहीं हो रहे हैं, अफसर और कर्मचारियों तानाशाही मचा रखी है, आदमी चक्कर खा के परेशान हो रहा है। मैं खुद 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सरकार बागपत से रिटायर हुआ था, पर मुझे मेरा सही से नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल 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 उमेश जी, आप जरूर, मैं पूछूंगा मेहमानों से और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपकी जो बात है वो मेरठ के अधिकारियों के पास और मेरठ की व्यवस्था में बैठे लोगों के पास पहुंच सके। हमारे साथ एक और जो गिरीश हैं, गिरीश कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश आप सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका। जी हाँ, जय वंशी वाले की। जी 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 बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि इस देश में करीब 30-40 साल से देश में संवैधानिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। देखिए, इस देश के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमारे संविधानविदों ने 2 हिस्से बनाए देश के, एक बनाया पॉलिटिकल और एक संवैधानिक हिस्सा बनाया। लेकिन खेद का विषय है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग धन और मान और प्रतिष्ठा का सारा उपयोग पार्टियों के लिए करते रहते हैं दिन भर। उन्हें सरकारी संवैधानिक पदों का काम करने का अवसर ही नहीं है उनके पास, इसलिए जो वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं फेल। केवल ऑर्डर कर देने से काम नहीं होता है, काम की मॉनिटरिंग संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को करनी है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि संविधान के हिसाब से एक नया कानून बनाए सरकार, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी लोगों को जैसे देश के राष्ट्रपति महोदय काम करते हैं उस तरह काम करने के लिए कहा जाए। पॉलिटिकल गतिविधियां चलाने के लिए सबके पास पार्टी का संगठन है, सबके पास पार्टी के पदाधिकारी हैं। दिन भर ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग दिन भर पार्टियां क्यों चलाते हैं? वो देश की सरकार चलाने के लिए है, प्रदेश की सरकार चलाने के लिए। गिरीश जी आपकी बात आ गई। सान्या हमारे साथ, एक हमारी और दर्शक जुड़ गई है कानपुर से। जी सान्या आप सुन पा रही हैं? बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पे। कट गया है फोन, हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा उनसे मेरी बात हो पाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये नाराजगी भी है, चाहे वो हमारे मेरठ के दर्शक हो और चाहे वो कानपुर के दर्शक हो, लोगों के भीतर एक नाराजगी तो है ही इस व्यवस्था के लिए। अगर हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सान्या का कॉल दोबारा। सान्या आप सुन पा रही हैं? हाँ दिनेश जी एक चीज, ये जो लोगों के अंदर नाराजगी है लोगों के भीतर, ये एक जगह की समस्या नहीं है। इस तरह की तस्वीरें और भी कई जिलों से आती रहती हैं और हम दिखाते भी रहते हैं। लेकिन इन 2 तस्वीरों को अगर हम देखें तो इसमें एक चीज तो तय है कि ऐसा नहीं था कि अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी या वहां पर स्टाफ की कमी थी। ये लग रहा है कि इसमें जानबूझ के इस तरह की कोताही बरती गई। और इसके बाद जब हमने एक खबर तो हमने पहले ही दिखाई थी और एक आज आई है, और जब ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों ने इसमें प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी, तो उसके बाद थोड़ा सा अस्पताल प्रशासन चेता। आपने इस पे बात की होगी, हम वो आपसे जानने के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं जरा। वित्त मंत्री साहब ते यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैटनरी डिपार्टमेंट के डीन साहब, वो सारे ने इस मीटिंग हिस्सा लिया। 1-2 फैसले ले गए ने। इस बीमारी नूं रोकण लई ते इस बीमारी नाल नजिठण लई पंजाब सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पशु धन जिहड़ा है, बहुत सारे घर उन्हां पशुओं के दुध
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਾਂਬੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸੀ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਟ ਪੌਕਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਧੱਫੜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। भगवंत मान जो पंजाब में इस वक्त जानवरों के बीच बीमारी फैली हुई है जिसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं उनके शरीर पे, उसके बारे में बता रहे थे। उसके लिए वैक्सीन उन्होंने मंगवाई है बाहर से और पंजाब में पर्याप्त वैक्सीन है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए। दिनेश, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका ही जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि ये क्या जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आजमगढ़ का, प्रयागराज का प्रशासन चेता है, स्वास्थ्य महकमा चेता है? आपकी बात हुई है सीएमओ से, मैंने कोशिश भी की सीएमओ से मेरी बात हो पाए, वहां के डीएम से मेरी बात हो पाए, लेकिन हो नहीं पाई। बिल्कुल नहीं शिवम, चूंकि के न्यूज आप देख रहे हैं किस तरह से जनता जुड़ रही है और ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं जो समस्याओं से ग्रस्त है और वो अपना विषय रखना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ। के न्यूज जिम्मेदार चैनल है, इसलिए वो जिम्मेदारी के साथ जनहित के मुद्दे उठाता रहता है। कि यही ब्रजेश पाठक है, कोविड काल के दौरान कानून मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख दिया था अस्पतालों के बारे में कि अस्पतालों की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और वो खुद अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो गया और सैकड़ों अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया है। अब तक प्रयागराज वाली घटना पर भी उन्होंने कहा, बयान दिया था ट्विटर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो केवल अस्पतालों का दौरा करते हैं, सिर्फ दौरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। खामियां मिली है जी, क्या उन पर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई की है क्या? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है आपका, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल बड़ा सवाल है आपका। बहुत धन्यवाद दिनेश अपनी बात पहुंचाने के लिए। और ये बहुत जरूरी है, ये हम अपने मेहमानों से भी आखिरी में, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, आखिरी में उनसे भी हम इस पर टिप्पणी चाहेंगे और उसके बाद मैं शो खत्म करूंगा। ये तस्वीरें जो मैं देखता हूं तो मेरी वाकई में आत्मा रोती है। ये शबी जी भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आप इन तस्वीरों पर, और जो मैंने मुद्दा उठाया, मैंने कहा कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने फायदे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्वार्थ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सिस्टम को बदलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और सिस्टम में इस तरह की चीजें ना हो कि इन गरीबों को, आम आदमियों को परेशानी हो, ये दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे और आप एक एक करके हमको बताइए। एक एक, सबसे पहले कंचन जी, आप तो सत्ता में हैं इस वक्त। कंचन जी अगर आप सुन पा रही हैं जी, आप बताइए। हमारे साथ सुधा जी भी हैं, सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं? सुधा जी, आप सुन पा रही हैं? मैं देखूंगा शायद कोई टेक्निकल परेशानी आ रही है, सुधा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज?
सुधा जी। जी जी आवाज आ रही है? मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। ये जो दो हमने इशू उठाए थे, दोनों में आप थी। क्या सिर्फ अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स होगी क्या इस देश में? इस तरह की तस्वीरें भी एक इस देश की हकीकत है जिसकी ओर लोग नहीं देखना चाहते हैं और लोग दिखाना भी नहीं चाहते, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आती है। बोलिए। बिल्कुल शिवम जी, ये अगर तस्वीर आज भी हमारे देश में दिख रही है तो ये शर्मिंदगी की बात है, और सबके लिए जो राजनीति में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए शर्मिंदगी की ही बात है। जहां तक अगर मैं यूपी की बात करूं तो आप जानते हैं कि हमने देखा कि एम्बुलेंस के नाम पे जो घोटाले देखे गए अपने उत्तर प्रदेश में 108 और 102 के नाम के, और 50% से ज्यादा घोटाले थे। बात इसकी नहीं है कि हमारे देश में कुछ चीजें अच्छी हो नहीं सकती, बात इसकी है कि हम बड़ी बड़ी बातें करके उनको जो कर रहे हैं व्यवस्था को खराब, उनको हम पकड़ के खत्म करना नहीं चाहते हैं। उस व्यवस्था में जो आमूल चूक परिवर्तन है, जो लोग भ्रष्ट हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में भ्रष्ट दिख रहे हो, दुनिया नहीं देश में, अगर आप सबको पता है, हम बार बार कहते हैं कि हम इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, हम चीजों को बेहतर करने के लिए आए हैं, देश में सब कुछ करने के लिए आए हैं। ऐसी तस्वीरें अगर आज के दिन में भी देखने को मिलता है तो आज सभी भारतीयों को सच में शर्मिंदा होना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा, अरे तिरंगा भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए और मकान भी होना चाहिए हर उस व्यक्ति के बाद में। 75 सालों के हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, 75 वर्ष कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारे लाशों के लिए कंधे नहीं मिल रहा है, और कंधा जो मिल रहा है वो पिता का मिल रहा है, अपने बेटे को लेके विवश है। तो हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पे, ऐसी राजनीति पे। अगर ये राजनीति असल में है तो राजनीति न रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें देश की बात करनी हो तो देश में राजनीति से परे रख के जो मानवता के साथ लोग जुड़े हैं उनसे जुड़ाव होना बेहतरी का वो दिखाएगा, न कि सिर्फ जुमलेबाजी और मंच पे बड़ी बड़ी बातें करने का, न कि जनता को दोहराने का कि मेरी बात को दोहराना नहीं है, यहाँ पे करके दिखाना है। और देश इतना समर्थ है, आप भी जानते हैं कि देश इतना समर्थ है शिवम, बस हमें उस व्यवस्था को सुचारू पूर्वक, अगर आज राशन की दुकानों से लेके हर मोहल्ले और दुकान पे तिरंगा मिल सकता है सबको, सबकी हाथ में, तो क्या ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर हम तिरंगा को हर हाथ में दे सकते हैं तो हम स्वास्थ्य की, खाने की, मकान की हर व्यवस्था कर सकते हैं। ये हमारे सरकार का फेल्योर है अगर ये तस्वीरें दिख रही है तो। इस शर्मिंदगी पूरे देशवासियों को। कंचन जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए शिवम, हम लोग एक बहुत ही बड़ी आपत्ति से गुजरते हुए आ रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि देश की स्थितियां क्या थी, हमने उनको भी झेला है। कमजोर है ना, प्रशासन कमजोर है। अगर मैं कहूँ इसी जगह कांग्रेस या सपा होती तो ये हालात भी नहीं होते जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इन सारे हालातों को संभाला है। तो मैं कहूँ कि जहाँ एक जिलों में अस्पताल की व्यवस्था है, हर एक चीजों के लिए व्यवस्थाएं हो रही है, चाहे मैं अन्न की व्यवस्था की बात करूँ या शौचालय की व्यवस्था की बात करूँ या फिर स्वास्थ्य की हो रही है। बिल्कुल सही बात है, वो दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दिनेश जी आपका, सुधा जी आपका, कंचन जी आपका, दिलीप अग्निहोत्री, शबी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रहित में आज का जो मुद्दा था, 2 मुद्दे हमने उठाए और दोनों ही राष्ट्रहित में इसलिए हैं क्योंकि दल बदल सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है, उसका विचारधारा से कोई लेना देना है नहीं, अपने फायदे से है। और दूसरा इशू इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो हमारे और आपके पूरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ इशू है, समाज से जुड़ा हुआ इशू है, और इस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिए, महकमे को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इस तरह की जो अंतरात्मा को झकझोरने वाली तस्वीरें आती हैं वो ना है। ये मानवीय पहलू है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमको फोन करके अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद।